नमस्कार। परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने संविधान के विकास के बारे में जानने का प्रयास किया था, जिसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि अनेक नामों से जानते हैं। तो आज की वीडियो में, जैसा कि हमने पीछे कंपनी के शासन को पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम ब्रिटिश ताज का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन का शासन इसके बारे में बात करेंगे, जो कि कब से कब तक रहा। मैंने आपको बताया था 1858 से लेकर 1947 तक रहा था। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि आखिर इस समय के दौरान क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत की सत्ता से अपना हाथ धोना पड़ा। इसका कारण मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वो था हमारा 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। 1857 की जब दोस्तों क्रांति हुई, जो आप हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जितना हम पढ़ेंगे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बाकी आप आधुनिक भारत के इतिहास में इसे जोड़ सकते हैं। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार, वहां के राजा रानी ने महसूस किया कि अगर इस तरह से चला, अगर इस तरह से कंपनी ने भारत में शासन चलाया, तो ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ेगा, भारत की सत्ता से अपना हाथ धोना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1858 का अधिनियम हमारे सामने रखा गया। तो क्या किया गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार ने ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त किया। उन्होंने कहा कि जनाब, अब आपको व्यापार करना है, व्यापार कीजिए, लेकिन जो शासन है, शासन हम देखेंगे। व्यापार कैसा था, पहले एकाधिकार था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एकाधिकार को भी समाप्त किया था। इन सभी चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये आप देख सकते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892 का, 1909, 1919 सामन आयोग और सांप्रदायिक अवार्ड। आज की वीडियो में हम सांप्रदायिक अवार्ड तक का ही ये जो है बिंदु, इन पर चर्चा करेंगे। इसकी अगली वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके बाद कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, इन सभी चीजों के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारे सामने 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। भारत सरकार क्यों कहा गया, क्योंकि उस टाइम भारत में सरकार नहीं थी। ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया था, प्रत्यक्ष रूप से अब शासन अपने हाथ में लिया था, इसलिए इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया। इसके द्वारा, जैसे मैंने बताया था, 1773 के अधिनियम के द्वारा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, उसके द्वारा क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया था। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, तो वो हमारे लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे दोस्तों। सिंपल सी बात, ज्यादा इसमें खजल होने वाली बात नहीं है। 1773 में क्या था, बंगाल का गवर्नर को क्या बना दिया गया, राइटिंग खराब है ना, खराब, बहुत खराब है। अच्छा, गवर्नर, गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर इसी गवर्नर जनरल को 1833 में क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और 1833 के बाद 1858 में इसे क्या बना दिया गया दोस्तों, वाइसराय बना दिया गया। किसका, भारत का वाइसराय। अगर आप आज भारत के राष्ट्रपति को देखें, तो भारत के राष्ट्रपति का जो पद का सृजन है, कहीं ना कहीं 1773 के एक्ट की ही देन है। क्योंकि ना, जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके कई ऐसे बिंदु हैं या कई ऐसी प्रावधान, जी हाँ, कई ऐसे प्रावधान है जो भारत में आज भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, चलिए, इसके द्वारा क्या किया गया, जो मैंने आपको बताया था, नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नियंत्रित बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 484 का पीडसी इंडेक्स देख लीजिए, बताया था ना आप लोगों को, अगर आपने वीडियो देखी होगी, साउंड का इशू था, चलिए सॉरी फॉर दैट।
तो नियंत्रक बोर्ड जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको क्या कहा गया था कि जनाब आप अब से कंपनी के जितने भी राजनीतिक कार्य होंगे वो आप देखेंगे। निदेशक बोर्ड को दिया था व्यापारिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दोस्तों इंग्लैंड में एक नए पद का सृजन किया गया था और उसको नाम दिया गया था भारत का राज्य सचिव। और ये भारत का राज्य सचिव भारत में ना बैठ के ये बैठता था इंग्लैंड में, क्योंकि ये ब्रिटिश जो वहां की पार्लियामेंट थी उसका कैबिनेट मिनिस्टर था, कैबिनेट मंत्री था भारत का राज्य सचिव। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। ये चीज आप समझ सकते हैं। और मेनली जो हम इस एक्ट का निचोड़ निकाले तो इसका था कि कानून का मुख्य उद्देश्य 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। जितने भी एडमिनिस्ट्रेट प्रशासनिक कार्य थे या प्रशासनिक सुधार थे भारत में, वो सारे करना इस एक्ट का क्या था, उद्देश्य था। इसके बाद आगे चलते हैं 1861 के भारत सरकार अधिनियम में या भारत परिषद। देखिए अब इसे भारत परिषद कहा गया, क्यों कि 1858 का जब कानून बना उस टाइम भारत परिषद यानी भारत के राज्य सचिव का क्या किया गया था, पद का सृजन नहीं किया गया था। लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद उसको नाम दिया गया, उसका सृजन किया गया था। इसलिए इसके बाद जितने भी कानून बने सारे में क्या कहा गया था कि भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि ये भारतीय परिषद के द्वारा बनाए जा रहे थे। इसके द्वारा क्या किया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। दोस्तों आज से पहले मतलब कि आज से यानी कि 1861 से पहले जितने भी कानून भारत के लिए इंग्लैंड से बनकर आते थे या कुछ कानून भारत में बनते थे, क्या किया जाता था, वो अंग्रेज सरकार या अंग्रेज सरकार के कर्मचारियों के द्वारा ही बनाए जाते थे। उनमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। तो ऐसे में जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया नहीं अब तो क्या करना चाहिए, भारत का शासन अगर उन्हें कुशलता पूर्वक चलाना है तो भारतीय लोगों की सहायता की आवश्यकता उन्हें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया, उन्होंने कहा कि ठीक है कानून बनाने के लिए अब भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। 3 भारतीय प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। चलिए हिस्ट्री में मैंने कहा ना कि ये सारा हिस्ट्री का टॉपिक चला जाता है, फिर जितना पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, बनारस के राजा भी थे। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई, कब की गई, ये सारी चीजें देख सकते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली को आप ऐसे समझ सकते हैं विभागीय प्रणाली, जैसे आजकल कैबिनेट में होता ना कि वित्त विभाग इसको दे दिया, गृह विभाग, जैसे अलग अलग मंत्री होते हैं, उसी तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम उस टाइम शुरू किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम आप कह सकते हैं। ये 1859 में यानी 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि देखो ना यहाँ क्या कहा गया कि 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। मान्यता दी किसके द्वारा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता किस अधिनियम के द्वारा मिली, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। या पोर्टफोलियो प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो ये हमारी 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी। आई होप आपको इनमें से कोई डाउट नहीं है। फिर आगे देखते हैं, आपातकाल में बिना काउंसिल के निर्णय के अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अब आप भारत के राष्ट्रपति को ही ले लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं, है ना। तो आपातकालीन कई बार ऐसा होता है आपातकाल के टाइम बिना मंत्रिपरिषद के सिफारिश के या मंत्रिपरिषद के लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल को लागू कर सकता है। बिल्कुल यही सिस्टम यहाँ पे किया गया था। जो हमारा वायसराय था वो बिना काउंसिल के निर्णय के अध्यादेश जारी कर सकता था। अब आपको ये बताना है कि जो भारतीय संविधान में अध्यादेश शब्द या राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है। सब कुछ पढ़ेंगे ना, पॉलिटी का जितना भी है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सब कुछ पढ़ेंगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट में ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना इस एक्ट में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था वो पॉइंट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि विधान परिषदों को बजट पर बहस करना तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों।
क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया कि अब बजट पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको बजट कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, प्राकलन आकलन सब चीजों पर आप क्या कर सकते हैं, अब चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। उसी तरह जो कार्यपालिका के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उनको उत्तर भी देना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं संसद में विपक्ष क्या करता है, या कार्यपालिका के सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, अब सत्ता पक्ष के जो मेंबर है उन्हें क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार गई। चलिए आगे देखते हैं। 1909 का भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम। इसके बाद 1919 का आएगा, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमारा 1919 का भारत परिषद अधिनियम है, इसे क्या कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो उस टाइम लॉर्ड मार्ले थे, ये क्या कहा जाता था, लॉर्ड कहा जाता था, इनको ये उपाधि दी जाती थी। लॉर्ड मार्ले जो थे वो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे भारत में भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो क्या थे हमारे राज्य सचिव, कहाँ, भारत के राज्य सचिव थे, लेकिन भारत में ना होकर ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड में थे। और जो हमारे मिंटो थे, मिंटो क्या थे, वाइसराय थे। बहुत ही अच्छी राइटिंग है, इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्या कहा मैंने, मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, फिर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके द्वारा क्या किया गया, अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, प्रावधान इसका किया गया। इसके द्वारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है पेपर में कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब कि अब क्या था कि भारतीय सदस्य या कोई भी भारतीय अब वायसराय की कार्यपालिका या कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बना सकता है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि पहला कौन सा भारतीय था जिसने वायसराय की कार्य परिषद या कार्यपालिका के साथ एसोसिएशन बनाया था, आपको पता हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। विधि सदस्य थे, थोड़ी सी मैं हिंट भी दे दूं, अंबेडकर मत बोल देना। अब विधि सदस्य कहीं भी आए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो ये थे हमारे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। चलिए राइटिंग का मैंने पहले ही बता दिया ना, राइटिंग को डोंट माइंड, ओके। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा लगा दीजिएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को क्या किया गया था, वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का मौका मिला था। और इन्हें कौन सा सदस्य बनाया गया था, कानून सदस्य, कानूनी सदस्य यानी विधि सदस्य इनको बनाया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया था, हमारे 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन मतलब अब मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन, माफ कीजिएगा, अब मुस्लिम जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि यानी मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, समझ गए। और जो लॉर्ड मिंटो हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, पॉलिटी में भी पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मतलब मुस्लिमों के लिए क्या किया इन्होंने, अलग निर्वाचन का प्रावधान किया था। आई होप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम, जिसी तरह से 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो उसी तरह 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों, ये याद रखिएगा, जो पहले नंबर पर नाम होगा श्रीमान, उन श्रीमान, वो श्रीमान होंगे राज्य सचिव। किसके राज्य सचिव होंगे, चलिए मैं इस बार ना आराम से राइटिंग भी बढ़िया हो जाए, पर चलो तब इसी दिन ही होगी ना। जो मोंटेग्यू, जो पहले नाम होगा वो राज्य सचिव होंगे भारत के, और भारत में ना होकर ब्रिटेन में होंगे, ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और जो दूसरे नंबर पर, डैश के दूसरे नंबर पर व्यक्ति होगा वो होगा भारत का वाइसराय। ना समझ गए।
इसे क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम लॉर्ड मोंटेग्यू थे, वो ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। इसके द्वारा क्या किया गया? केंद्रीय और राज्य सूची की पहचान की गई। ठीक है, जैसे आजकल आप पढ़ते हैं ना, संवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, कहीं ना कहीं इफेक्ट देख रहे हैं, लेकिन वो तो ऑस्ट्रेलिया से आई थी ना संवर्ती सूची हमारी, वो भी पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य सूची की पहचान की गई, और क्या कर दिया गया? अब राज्य सरकारों पर केंद्र का नियंत्रण कम किया गया। पहले क्या था? केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली थी, वो जो गए राज्य सरकार को मानना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब क्या था? राज्य सरकार स्वतंत्र होने लगी थी, राज्य सरकार के पास अपनी एक अलग पहचान, एक अलग शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त होने लगी थी। इसके द्वारा जो प्रांतों के विषय थे, यानी प्रांतीय विषय थे, उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। कौन कौन से? एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। ये इतना याद रखिए, इतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था यानी जैसे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की नींव हमें कहीं ना कहीं 1919 के अधिनियम में देखने को मिली। इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया? लंदन में भारत के उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, या भारत के उच्चायुक्त को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया गया, या पद का सृजन, या उसके लिए ऑफिस बनाया गया, कुछ भी आप इसे समझ सकते हैं। फिर इसी अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस जो ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1923 में, ली आयोग की सिफारिश, ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1923 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इसी के द्वारा क्या था? 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका आईएएस आईएफएस वगैरह का एग्जाम करवाता है। इसके द्वारा क्या किया गया? केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैंने कहा ना कि अब क्या था? अब राज्यों को क्या स्वतंत्रता प्राप्त, स्वतंत्रता मिल रही थी, स्वतंत्रता उनको प्रदान की जा रही थी। तो केंद्र सरकार के बजट को राज्य सरकार के बजट से अलग कर दिया गया, और राज्य सरकारों को कहा गया कि भाई साहब, अब आप जो है अपना बजट स्वयं तैयार कीजिएगा। इसके द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे कार्य है ना, जिसका कार्य क्या था कि वो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद भारत में जाए, जांच करे, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे कि 1858 के बाद जो भारत में नया संविधान था उसके अनुरूप भारत का शासन कैसे चल रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, वैधानिक आयोग का गठन कब किया गया? 1919 में, 10 वर्षों के लिए किया गया। थोड़ा सा मैं ये बता दूं, तो 19 में 10 वर्षों के लिए, यानी 1929। ठीक है, ये आयोग भारत कब आना चाहिए था? 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ये आयोग भारत में आया 1927, निर्धारित समय से 2 साल पहले। और 1927 में भारत में कौन आया था दोस्तों? बिल्कुल साइमन कमीशन। तो हम बात करेंगे अब साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन, वापस जाओ, ये वही है। चलिए, 1927 में पहुंचा, 2 साल पहले पहुंचा ना। तो 19 में प्रावधान किया गया कि 10 साल बाद यानी 1929 में आएगा, लेकिन 1927 में आ गया। नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपना इसका कार्य था। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 7 सदस्य थे, और सातों में से कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए ये आयोग जहां भी गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इसका स्वागत हुआ, और इसका विरोध किया गया सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। सर जॉन साइमन जो है इसके अध्यक्ष थे। इतना है। 1930 में क्या किया? साइमन आयोग ने फिर अपनी रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट में इसने कहा कि जो आप द्वैध शासन प्रणाली है उसे बरकरार रखिए, वो चलनी चाहिए। जो आपने सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की है वो भी चलती रहनी चाहिए। इसी तरह से अलग अलग सिफारिशें इसने की कि राज्य में सरकारों का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, कि कुछ ही राज्यों में राज्य सरकार ना हो, बल्कि राज्य सरकार पूरे ही क्षेत्र में हो। क्या समझ लिया? तो थोड़ा सा मैं और बता दूं कि इसकी सिफारिशों, जो साइमन आयोग था, साइमन आयोग की 1930 में रिपोर्ट में जो सिफारिशें थी, इन्हीं सिफारिशों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी थे उनके साथ
और साथ में भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के साथ क्या किया, 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे, जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं फिर सांप्रदायिक अवार्ड, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, सांप्रदायिक अवार्ड। ये पीला पीला काहे चल रहा है, चलिए। सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड कहते हैं, तो इसकी शुरुआत की 1932 में। देखना मैं इतने मतलब सजाकर लिखूंगा। एक हमारे थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम के, नाम था उनका रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या किया था, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए उनको जो है प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए एक योजना शुरू की थी, जिसे हम सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। इस योजना में जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे, इसके साथ जो हमारे एंग्लो इंडियन है, ईसाई है, पारसी है, उनके लिए भी प्रावधान किए थे। लेकिन साथ ही में रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रावधान किया था दलितों के लिए। देखिए ना, एक टॉपिक जो है दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं लिंक करता है, जुड़ा हुआ होता है। अब आप समझ जाएंगे, जैसे साइमन आयोग 1919 के साथ लिंक करता था पता कभी? अगर पता था बढ़िया बात, नहीं था तो और बढ़िया बात, अब पता लग गया। दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था का क्या किया गया था, इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब दलितों में देखिए, जो आपके ईसाई थे तो नहीं है, जो ईसाई एंग्लो इंडियन वगैरह जो भी थे, लेकिन यहाँ पे गांधी जी हमारे आ जाते हैं। उन्हें क्या होता है, जब उन्हें पता लगता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पृथक निर्वाचन या अल्पसंख्यकों यानी कि ईसाई एंग्लो इंडियन के हितों के लिए ये एक सांप्रदायिक अवार्ड शुरू किया है, जब उन्होंने सुना कि दलितों के लिए भी यह व्यवस्था है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था है, तो गांधी जी क्या हो, व्यथित हो पड़े, उन्हें दुख हुआ। उस टाइम गांधी जी क्या थे, पुणे की यरवदा जेल में कैद थे। तो उन्होंने ना कि यरवदा जेल में ही अनशन जो है शुरू कर दिया, भूख हड़ताल जो भी उन्होंने किया, अनशन शुरू कर दिया। फिर गांधी जी के इस अनशन को रोकने के लिए दलित नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे हम पुना समझौता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं ना? अब देखो, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक कर रहा है, एक चीज दूसरी चीज से कैसे लिंक कर रही है, देख रहे हो ना। पुना समझौता हमने पढ़ा था, लेकिन इसका हिस्ट्री के बारे में नहीं थी, इतना पता था शायद। चलिए, पुना समझौता हुआ किस किस के बीच में, दलित नेताओं के बीच में और कांग्रेस नेताओं के बीच में। दलित नेताओं में हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और कांग्रेस नेताओं में महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे हम पुना समझौता के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो समझ आया होगा, साउंड की कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट रहते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इसी के साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद।